जिस पर आज बात होगी। और इसके लिए हमारे साथ देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं और देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और ये दो अलग लोग नहीं हैं, एक ही व्यक्ति हैं, किरेन रिजिजू जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और नरेंद्र मोदी का आप पर विश्वास ज़्यादा है इसलिए दो दो मंत्रालय दिए हैं, या आपके कंधे ज़्यादा मजबूत हैं जिम कर करके इसलिए दो दो दे दिए हैं? ऐसे सुशांत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार। आप बहुत ही ऐसे मुद्दों पे आप चर्चा करते हैं जो देखने वालों को, सुनने वालों को नया लगता है हर समय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और बात करके। देखिए, किसी भी जिम्मेदारी के पीछे दो कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्षमता और निष्ठा। जब नेतृत्व को आपके क्षमता और आपके निष्ठा पर भरोसा है तो आपको कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आज के समय में जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो हंगामा और जो परिस्थिति बनते हैं, ऐसे में मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिया है। और अल्पसंख्यक मंत्रालय ऐसा है जो नैरेटिव्स कांग्रेस और वामपंथियों ने खड़ा किया है कि इस देश में माइनॉरिटीज़ का तो रहने का लायक ही नहीं बचा, और भारत में जितना भी 6 माइनॉरिटी है उनका जीना हराम हो गया। जो नैरेटिव गलत तरीके से चलाया, वो नैरेटिव को भी ठीक करना ज़रूरी है। तो जो जिम्मेदारी मुझे मिला है, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसको निभाऊंगा अच्छी तरह से। वैसे आप कह रहे हैं कि जो भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, तो सुनकर लोगों को लगेगा कि 6 अल्पसंख्यक भी हैं, वरना ऐसी सरकारें रही हैं कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मतलब मुसलमान मामलों का मंत्रालय है। बिल्कुल। तो इसलिए उसको वैसे ही देखा ये जाता मैंने कई बार कह चुका हूँ कि मेरे आने से पहले हम भी सोचते थे कि बाकी छोटे छोटे समुदाय हैं क्या काम करते हैं। तो लोगों का नज़र में कांग्रेस ने ऐसा बना दिया कि माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब मुस्लिम अफेयर्स मंत्रालय। तो वो छवि को भी दूर करना है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं। इस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे सर, लेकिन फिलहाल पहला प्रश्न जिस पर सब आपका जवाब सुनना चाहेंगे कि एक तो हरियाणा में आप लोगों ने क्या ही कर दिया, और आप लोग ईवीएम हैक कैसे करते हैं और कब करते हैं? देखिए, जिसको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है वो इस तरह का कहानी बनाते हैं। हम लोग तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पेपर बैलेट हो चाहे ईवीएम हो। हम लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसको हम कभी भी सवाल नहीं उठाते हैं। कोई आदमी ने गलत काम किया तो आदमी को बोलो, कोई काम इंसान में गलती हो जाते हैं तो उसको बोलो, संस्था पे हम सवाल कभी नहीं उठाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो एक नैरेटिव चलाने का सिलसिला है वो हरियाणा में भी उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन हरियाणा का चुनाव का जो नतीजा है ये एक तरीके से हमारे तंत्र का भी जीत है, लोकतंत्र का, व्यवस्था का, और सबसे बड़ा जीत है गवर्नेंस, कि आप सरकार में बैठ करके लोगों का सेवा करते हैं। उसका परिणाम है कि सेवा किया है तो आपको फिर से विश्वास करते हैं पब्लिक। किरण जी, इसमें दो हिस्से हैं, एक आपने ज़मीन पे क्या किया और कांग्रेस रिजल्ट के बाद क्या कर रही है, और दोनों पे चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस बार बार जिस तरह से संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है, और अभी फिर उन्होंने नया एक मार्केट में एक नया आया है कि ईवीएम 90% चार्ज रहता है कि 60% चार्ज रहता है, तो ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। आपको लग रहा है लोगों के मन में ये धीरे धीरे डाउट भर रहा है, या लोगों के ऊपर से अब कांग्रेस का ये जो जाल है वो खत्म हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये घुमाते ज़्यादा हैं? नहीं, कांग्रेस का जो एक मोटर मशीन की तरह एक बात को दोहराते रहते हैं, ये एक तरीके से ये फूट चुके हैं, लोग ऊब गए हैं कि आप हार गए हैं तो फिर भी एक बनता है ना, जनता को धन्यवाद दो, कुछ तो आपको वोट मिले हैं। तो हार जीत तो लोकतंत्र में ये होते रहता है। तो कांग्रेस का ये बहाना मारना, हर समय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अब ऊब चुके हैं। तो इसमें इस बात को सटीक रूप से लोगों के मन में बैठाने से छोड़ दीजिए। लोग अब सुनना नहीं चाहता ये एक्सक्यूज़
ये ब्लेम करने का जो कांग्रेस का खेल है उसे ऊब चुके हैं। और लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई, अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह जी ने डीएम्स को फोन किया, हाँ इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट मांगी, वो लिस्ट हमको भी नहीं पता कि कहाँ है वो लिस्ट, आज तक किसी को मिली नहीं। तो कांग्रेस ये बार बार कर रही है और अब लोगों को समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हरियाणा में आपने 4 महीने में क्या किया, क्योंकि लोकसभा में आपकी सीटें 5 आई और अभी आपने तीसरी बार इतिहास रच दिया वहां पे सरकार बना के। ये कैसे हुआ सर? देखिए, लोकसभा चुनाव में आप नैरेटिव चला था, वो विदेशी ताकतें भी उसमें हाथ है। अच्छा। ये नैरेटिव जो चला है कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएंगे, ये जो नैरेटिव चला उसका कुछ प्रभाव कुछ लोगों को हुआ। अब हम उसको काफ़ी चीज़ तक हमने देखा है, अब क्लैरिफाई हो गया, लोगों को समझ में आ गया, लेकिन इसके वजह से कुछ माइनस जरूर हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब लोगों को समझ में आया कि मोदी जी ही वो इंसान है जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा पूजा करने वाला इंसान मोदी जी है, अब ये जान गए हैं तो लोगों में भ्रम नहीं है। और ज़मीनी पर जो काम किए हैं, जो आपने भी शुरू में जिक्र किया कि हमारा हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीनी पर मोदी जी का जो सपना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हर एक भारतीय तक लाभ पहुंचाना है, उसको मजबूत करना है, चाहे वो किसान हो चाहे खिलाड़ी हो। तो मोदी जी का संदेश लेकर के हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में गए, तो उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि तीसरी बार हरियाणा में चुन के आना, हार जीत एक बार हो सकता है, 2 बार होते हैं, लेकिन हरियाणा में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार चुन के आया है, ये अब कांग्रेस को तो अब समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोगों को समझ में आएगा तो भी वो समझना नहीं चाहेगा, लेकिन बाकी लोग भी स्टडी करने लगा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार फिर से चुन के आए हैं। इसमें 2 लोगों की भी चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रांड मोदी है सर, जो कि बड़ा 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 होता जा रहा है। राहुल गांधी भले बयान दें कि हमने 56 इंच की छाती को 32 इंच का कर दिया है, लेकिन हरियाणा स्टैब्लिश कर रहा है कि वो छाती 56 से 58 हो सकती है, उसका 54 होना भी बड़ा मुश्किल है। और राहुल गांधी 2-3 दिन से कहाँ हैं वो भी किसी को नहीं पता। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो भी अगले दिन जाकर ट्वीट किया। राहुल गांधी पे पहले चर्चा करें सर। राहुल गांधी, आपको लग रहा है एज अ पॉलिटिशियन क्या मैच्योर हो रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या सिर्फ इकोसिस्टम का हवा है? देखिए, मैं काफ़ी सालों से राहुल गांधी को देख रहा हूँ। एक तो हम किसी इंसान को नीचा करना नहीं चाहते हैं या उसका हम बिना मतलब से हम प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग संसद में साथी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2004 में वो सांसद बने पहली बार, तो हम भी उस समय सांसद थे, हम लोग साथ में थे। तब से मैंने देखा है कि उसका स्तर गिरते जा रहा है। उस समय जब राहुल गांधी चुन के आए, उस समय यूपीए का सरकार बनी थी। उसको एक दुल्हा जैसे सज धज करके उसको आगे ले जाने का प्रयास किया, और पार्लियामेंट चलते समय सरकार पूरा एक ऐसा वक्त निकालते थे दिन में कि आज राहुल गांधी 3 बजे बोलेंगे। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। ऐसा एक विषय निकालेंगे और कहेंगे कि सब एमपी कांग्रेस वाले आ जाओ, राहुल गांधी 3 बजे बोलेंगे, और एक कहानी लिख के देते थे, बोलते थे। ऐसे करके उसको स्टार बड़ा नेता बनाने का इतना प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा सरकार में आए, तो सरकार में जो मंत्री, आप सोचिए, सिटिंग मिनिस्टर कहते थे कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, रात को 12 बजे भी मनमोहन सिंह को इस्तीफा करा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उस समय सिटिंग पीएम का दिल में क्या गुजरता होगा। उससे भी बड़ी बात, देश की जनता के ऊपर में ये कितना बड़ा इंसल्ट है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में एक काम करने का सरकार का मुखिया होता है, और मुखिया होते हुए उसी के मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा करके उसको एक लार्जर देन द लाइफ का इमेज बना करके पेश किया, कुछ नहीं हुआ। देन संसद के अंदर में उसका परफॉर्मेंस खराब होते गया। अब तो वो गाली गलौज पे आ गया है, उसका कद कैसे ऊंचा हो सकते हैं। इस बार आप देखिए, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया, हमारा कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी जिसको भी बनाए,
नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तो कुछ परिपक्वता आना चाहिए ना, उसमें थोड़ा मैच्योरिटी तो आ जाए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस तो हो। बिल्कुल नहीं, वो भगवान का मूर्ति फोटो लेकर के संसद में कूद जाते हैं और बाकी एमपी को कहता है कि वो कुएं में कूद जाओ, वेल में आ जाओ और चिल्लाओ। और पहली बार भारत के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को बोलने मत दो, तो प्रधानमंत्री का लोकसभा राज्यसभा का भाषण का पूरा डिस्टर्ब कर दिया, जो आज तक लोकतंत्र में भारत का संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं क्योंकि व्यवस्था में देखता हूं और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने बहुत कोशिश किया, भाई पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे तो ये कैसे चलेगा, फिर भी नहीं माने। मैं इतना दिल से दुखी हूं राहुल गांधी का व्यवहार को देख करके। ये हमारे लिए सिर्फ संसद के लिए ही नहीं, हमारा भारत देश के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि सर, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं चूंकि दिया। संसदीय कार्य मंत्री है, आप बेहतर बता सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है। क्या ये लोग पर्दे के पीछे, या पहले जब चर्चा होती है, संसद सत्र शुरू होता है, उसके पहले सर्वदलीय बैठक भी होती है, तो क्या उसमें ये लोग मानते हैं कि हाँ भाई हम चर्चा करेंगे, पीएम को बोलने देंगे, और बाद में पलट जाते हैं? क्या होता है? देखिए, मैं तो कई सालों से पार्लियामेंट में हूँ तो मैं देख रहा हूँ, हमेशा एक सीमा होते हैं। तो राजनीति सबका एक तरीका होता है करने का, प्रोटेस्ट करने का, बोलने का, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, एक सीमा होता है। वो सीमा लांघ दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोग ने ये तय किया कि सबको बोलने का मौका मिलेंगे, बारी बारी से, संख्या के हिसाब से। कुछ मुद्दे होते हैं वो संख्या के हिसाब से समय देता है, और कुछ मुद्दे होते हैं जो इंडिविजुअल एमपीज अपने अधिकार का उपयोग करके वो बोल सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी तय हुआ कि अच्छा से सदन चलना चाहिए। फिर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होते हैं, ठीक है, एजेंडा हम लाते हैं, सरकार लाते हैं, तो मैं उसका संचालन करता हूँ। तो वो पहले तो कहते हैं, बाद में जब हम उसके सीनियर लोगों को भी कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, राहुल जी को पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि राहुल जी को जरूर पूछिए, वो आपका नेता है, मगर ये तो हो ना कि नियम नीति हो, संसद का एक तौर तरीका, रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशन होते हैं, उसका तो मान्यता सबको देना होगा। मैं एक सांसद हूँ, लेकिन नियम से ऊपर, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते हैं। तो बाद में जाकर के जब कुछ हम तय करते हैं और राहुल गांधी आते हैं तो पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को, उसको तो समझ तो है नहीं। अब जब राहुल गांधी को विषय का समझ नहीं है और व्यवस्था का, नियम का उसका अंदाजा या समझ नहीं है, तो वो ऐसे कह देते कि ऐसे करो, वैसे करो, तो बाकी उसका सदस्य जो है उसका पालन करना पड़ता है, तो संसद का जो माहौल है खराब हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि पहले सब ठीक रहता है, हाँ। सब तय हो जाता है कि सब कुछ ठीक से चलेगा, चर्चा होगी, सबको बोलने का मौका मिलेगा। ये राहुल गांधी आते हैं और उनकी स्क्रिप्ट जब चलनी शुरू होती है, तब संसद में माहौल बिगड़ता है। तो मैं उदाहरण पे बता रहा हूँ, जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना था, सबने बोला, राहुल गांधी ने बोला और सबने बोला, अंतिम में प्रधानमंत्री जी को बोलना होता है, वो नियम है। जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़ा हो गया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इशारा करके एमपीओ को कह रहे हैं कि आगे जाओ, आगे जाओ, हंगामा करो। तो ऐसा तो चर्चा नहीं हुई, अचानक वो वहीं बैठ करके उसने पूरा व्यवस्था बिगाड़ दिया। तो ऐसा करेंगे तो नुकसान तो मैं मानता हूं कि देश का नुकसान है, और आखिर तो जाकर के ये राहुल गांधी के ऊपर में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो देश के लिए कोई लायक नेता के रूप में उभर के आए नहीं है। और विदेश में जाकर के देश को गाली देने से तो आप नेता नहीं बन जाते हैं। सोशल मीडिया में आप चल सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन देश ये देखना चाहता है कि हमारा जो भी नेता हो उसका व्यवहार तो कम से कम अच्छा हो। और मैंने हम लोगों को, पत्रकारों को भी सर, जो फीडबैक है वो यही है कि ठीक है, मतलब विरोध हो सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एटलीस्ट उस वक्त एक डेकोरम होना चाहिए, उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप जो है विरोध कीजिए, आप बोल लीजिए। और दूसरी बात, जैसे प्रधानमंत्री का स्पीच का समय अगर कुछ विरोध दर्ज करना है या कुछ इंटरवेंशन करना है, वो भी कर सकते हैं, वो संसदीय परंपरा का हिस्सा है। हाथ उठा के प्रधानमंत्री का भाषण के बीच में भी खड़ा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब बोलना शुरू हो गया तब से लेकर के अंतिम तक बोलने ही नहीं देंगे करके जो काम, जो घिनौना हरकतें जो की हैं, इसका तो खंडन करने का कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते
मुझे कितना दुख लगा वो जो माहौल देख करके, वो दृश्य देख करके, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है जब हम एमपी बन के आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, अडवाणी जैसे, सुषमा जी जैसे, चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसे, मुलायम सिंह जी, कई नेता को हमने देखा है। ऐसा नज़ारा जो राहुल गांधी और उसके ब्रिगेड ने जो खड़ा किया आज के दिन में, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन के लिए, ऐसा तो देश नहीं चल सकता है। इसलिए हमने भी ठान लिया कि अगर जैसा व्यवहार करोगे, हम देश हित में जो काम करना हम करेंगे। हम इस तरह का जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज के प्रेशर में हम आने वाला नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ किरण जी कि जब ये सब हो गया और आप लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ी वाड़ी का वेट करते हैं, तो कांग्रेसी तो मिलते ही होंगे, तो आपने कहा नहीं कि क्या करते हो यार तुम लोग, क्या ये चल रहा है? मतलब प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस में अंदर में क्या चर्चा हो रहा है, मुझे अंदाजा तो है। कई कांग्रेसी नेता सांसद मुझे कहते हैं कि यार जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग चर्चा चाहते हैं, चुन के आए हैं, अपने लोगों के प्रति हमारा जिम्मेदारी है, तो पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ये फील करते हैं। कई एमपीज़ हैं कांग्रेस में, ऐसे बात नहीं है, कुछ एमपीज़ अच्छे एमपीज़ हैं जो बोल सकते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन उसका नेता का व्यवहार ऐसा है कि बाकी का जीरो हो जाते हैं। पर वो तो कहते हैं कि आप उनको बोलने नहीं देते, स्पीकर माइक बंद कर देते हैं, कैमरा आप लोग उनकी तरफ से घुमवा देते हैं। ये लोकतंत्र का एक, मैं कहता हूँ ये एक ट्रेजेडी भी है। लोकतंत्र में सब बराबर है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर में हर एक मेंबर बराबर है, दायित्व अलग अलग है। अब उसमें 543 एमपीज का बोलने का समय होता है कि जिस समय जिसको बोलना होता है, स्पीकर जिसको परमिशन देते हैं, उस समय उसका माइक ऑन हो जाता है। ऐसे तो नहीं ना सब्जी बाजार जैसे हर एक आदमी चिल्ला सकते हैं, ऐसे वो तो हो नहीं स्पीकर सकता। ऑन नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक होगा। स्पीकर जिसका नाम पुकारते हैं तो ऑटोमेटिक उसका ऑन हो जाता है, वहाँ व्यवस्था बनाया हुआ है। अब जब राहुल गांधी का बोलने का समय नहीं है, कोई और बोल रहा है, फिर भी वो खड़ा करेंगे, उसका माइक कैसे ऑन होगा? तो जब जब राहुल गांधी इस तरह का आरोप लगाते हैं तो हमने कहा कि प्रमाण बताओ ना, आपका कौन सा भाषण रोका है, बोलने नहीं दिया है? तो कितना गलत मैसेज आता है। कोई ना कोई विश्वास करेंगे ना, अरे राहुल गांधी को क्यों बोलने नहीं दिया, तो इससे फायदा किसका है? हाँ, कई लोग बोलते हैं कि अच्छा आप तो उनका माइक सरकार बंद कर देती है, वो कैसे बोलेंगे। और सुशांत जी, एक बात आप याद रखिए, जो मैं पिछले 6-7 सालों से देख रहा हूँ, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं, सुबह उठते ही सरकार को गाली, दिन भर मोदी जी को गाली, रात में सोने तक मोदी जी को, बीजेपी को गाली देते हैं, और वो कहते हैं कि उसको बोलने का आज़ादी नहीं इस देश में। सबसे ज़्यादा बोलने वाला ही कहते हैं कि बोलने का आज़ादी नहीं है। ये एक विचित्र परिस्थिति हम देख रहे हैं। तो इस तरह का माइक बंद वाला विषय वगैरह उठा करके वो अपना जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किरण जी, लेकिन कभी आपको तनाव होता है एज अ संसदीय कार्य मंत्री कि ऐसी जिम्मेदारी मिली है और वो भी पोजीशन के साथ कि संसद चलाऊं कैसे? जिम्मेदारी आपकी है कि भाई सरकार को संसद चलानी है, वो सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को तैयार तो वहां के स्क्रिप्ट राहुल गांधी चेंज कर देते, तो तनाव होता है? तनाव तो नहीं है, मैं दुखी हो जाता हूँ, अपने लिए नहीं, सांसदों के लिए और देश के लिए, क्योंकि कई नए एमपी चुन के आए हैं। इस बार भी लगभग 300 के करीब नए एमपी पहली बार चुन के आए हैं, पर उम्मीद के साथ कि पार्लियामेंट में जाऊंगा, बोलूंगा। तो जब हंगामा होता है, बोलने का मौका नहीं मिलते हैं, तो फिर वो बुरी तरह से वो दुखी हो जाते हैं कि बोलने का वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, जब कम बोलने का मौका मिलता है तो हेडलाइन का तलाश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा थोड़ा समय में बोल दूं कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हेडलाइन चल जाए। तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स में गिरावट आते हैं। देखिए, एक ज़माना था, आप जैसे पत्रकार, कई पत्रकारों को मैंने देखा है जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग से अपना जर्नलिज्म का कैरियर को कायम करते थे। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, सुबह से रात तक, कभी कभी 12-1 बजे तक पार्लियामेंट चलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, इतना क्वालिटी रिपोर्टिंग होते हैं। आजकल बेचारे कितने जर्नलिस्ट दिन भर अच्छा डिबेट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अपोजिशन में इस तरह का माहौल तो नहीं बना रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस में भी और अन्य पार्टी में भी कई एमपीस हैं जो अच्छा बोल सकते हैं और कभी कभी मौका मिलने पर बोलते हैं।
मगर उसका न्यूज़ छपने नहीं देता है। वो इकोसिस्टम जो है हेडलाइन अलग तरीके से क्रिएट कर देते हैं, तो उससे लोकतंत्र को भी काफ़ी चोट पहुंचते हैं। किरण जी, आपको लगता है कि संसद के अंदर क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ने जानबूझ के थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली है और रणनीति बनाई है कि राहुल गांधी की छवि थोड़ी अग्रेसिव दिखे, ताकि वो जो रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं थोड़ा उसमें थोड़ा ऐसा दिखे कि राहुल जी ही हैं जो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकते हैं? मैंने कुछ दिनों में जो देखा है कि कांग्रेस में एक तैयारी चल रही है कि राहुल का मेकओवर कैसे हो, छवि कैसा पेश किया जाए। तो उसको आपने सही कहा, उसको एक तो बहुत ही एग्रेसिव और ये अल्टरनेटिव है, फ्यूचर है, युवाओं में बहुत ये एग्रेशन का नज़र का वो मैसेज जाए, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जिसका अंदर से क्वालिटी नहीं है, आप ऊपर से कवर कितना भी कोशिश कर ले, वो कुछ समय के लिए चलते हैं, वो क्षण भर के लिए उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए 2 दिन राहुल का कुछ चलता है, फिर उसका बंद हो जाता है। कारण यही है कि मैच्योरिटी के साथ, जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक छवि है कि देश का हर एक विषय पर उसका ज्ञान है, उसने स्टडी किया हुआ है, और फिर उसके पास आगे ले जाने का रास्ता और उसका विजन, उसका सॉल्यूशन सारा है, और गंभीरता से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो लोग उसको विश्वास करते हैं। और राहुल गांधी जी को कोई पाठ पढ़ा देता है, एक चीट दे देते हैं तो वो पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उसको रत्ते मार के बोलते रहता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। तो जितना भी मेक ओवर कर ले, सिर्फ सोशल मीडिया में रील्स बना करके उसका छवि अच्छा करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए चलेगा, लंबा रास्ता तय नहीं कर पाएगा। लेकिन फायदा आप लोगों को ही होता है, जैसे अभी उनकी फैक्ट्री वाली जलेबी ने आप लोगों के लिए माहौल बना दिया। जी